नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले सितंबर 27 तारीख को जब शेयर बाजार अपनी सबसे ऊंचाई पर पहुंचा था, बॉम्बे सेंसेक्स 86,000 पॉइंट से भी ऊपर चला गया था और निफ्टी 26,000 पॉइंट से ऊपर जाकर के 27,000 तक टच किया। उसके बाद एफआईज और एफडीआईज द्वारा लगातार सेलिंग की गई। सितंबर में भी सेलिंग की थी, अक्टूबर में लगभग 1 लाख करोड़ के करीब सेलिंग की थी और नवंबर में भी लगातार ये सिलसिला चलता रहा। इस सप्ताह शुक्रवार को अचानक काफी बड़े उतार चढ़ाव नजर आए शेयर बाजार में। ये उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं, इस संबंध में पूरी जानकारी के लिए मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, जैसे ही सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर पे पहुंचा था, उसके बाद अचानक ही कई घटनाएं सामने आई जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इजराइल द्वारा ईरान के साथ, फिलिस्तीन के साथ और लीबिया के साथ, सीरिया के साथ, सबके साथ कुछ न कुछ कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट एशिया में काफी तनाव का माहौल बन गया था और उस तनाव की वजह से भी शेयर मार्केट में अचानक गिरावट आ गई, जिसमें कि विश्व के अन्य शेयर बाजार में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई, लेकिन भारत के शेयर बाजार में काफ़ी बड़ी करेक्शंस हो गई और वो करेक्शन आज की डेट में लगभग 7-8% के करीब है, क्योंकि उस करेक्शन का फेस अभी भी पूरा नहीं हुआ और उम्मीद की जाती है कि इसमें अभी फर्दर करेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार ओवर वैल्यूड है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी के कारण शेयर बाजार में अचानक ही तेजी आ गई थी। तेजी के कारण जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तेजी आने के कारण उनके ओवर वैल्यूज हो गई थी और वो वैल्यू की करेक्शंस के लिए इस टाइप का जो करेक्शंस होती हैं मार्केट में, वो आती रहती हैं। उम्मीद की जाती है कि ये करेक्शन का दौर अभी दिसंबर के महीने में भी चलता रहेगा, क्योंकि एफआईज और एफडीआईज अपना फंड्स एनुअल क्लोजिंग के कारण वापस ले जाते हैं और अपने प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद फिर जनवरी से अपने फंड्स डिप्लॉय करना शुरू करते हैं। जनवरी के बाद उनके फंड्स की क्या पॉलिसी रहती है, ये उन पर निर्भर करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो उस ही देश में या उस इंस्ट्रूमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल 1.5 साल से काफ़ी तेज़ी से जो एफआईज और एफडीआईज हिंदुस्तान में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और चाइना और बाकी साउथ ईस्ट एशिया में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान में उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी। लेकिन अब ये बाकी देशों में भी शेयर मार्केट काफ़ी अंडर वैल्यूड है और उन खास तौर पे चाइनीज मार्केट में अभी स्टिमुलस भी गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट घटाए जा रहे हैं और कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चाइनीज मार्केट भी अब एफआईज एफडीआईज के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, जिसके कारण अगले साल ऐसा लगता है कि एफआईज एफडीआईज दूसरे देशों में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत के मुकाबले। अब जो इस शुक्रवार को जो सेंसेक्स में लगभग 2000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी देखी गई, जिसमें कि पहले सेंसेक्स लगभग 1100 पॉइंट नीचे गिरा और उसके बाद उठ करके 800 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ 82,133 पे, जो कि पिछले 2 महीने का हाई है। इससे ये लगता है कि अब शेयर बाजार में ऐसे ही उतार चढ़ाव नजर आएंगे और इन उतार चढ़ाव का एक मुख्य कारण जो सेबी ने देखा है कि एल्गो ट्रेडिंग है। एल्गो ट्रेडिंग से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और जो सेबी की स्टडी से पता लगा है कि जो एफआईज और एफडीआईज हैं, एल्गो ट्रेडिंग की वजह से अपने 97-98% के करीब बेनिफिट उठा रहे हैं और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो उसका नुकसान उनको झेलना पड़ता है। ऐसे ही डीआईज भी एल्गो ट्रेडिंग का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस को एल्गो ट्रेडिंग परमिटेड है
लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को नहीं है। शुक्रवार को ही सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग के लिए रिटेल ट्रेडर्स को भी अलाउ करने के लिए एक ड्राफ्ट सर्कुलर निकाला है, जिसको कि वो ब्रोकर्स के सामने और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनके सामने रखा है। उसमें उनके सजेशंस मांगे गए हैं और उसके बाद फाइनल सर्कुलर इशू किया जाएगा। और ये जो डिसीजन है सेबी का, वो शायद रिटेलर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इशू किया जा रहा है, क्योंकि रिटेलर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा था। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो बड़े-बड़े ऑपरेटर्स होते हैं या डीआईज हैं, एफआईज हैं, तो वो अपने फायदे के लिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ट्विस्ट करते रहते हैं और एल्गो ट्रेडिंग भी एक उसमें से एक था, जिसका कि फायदा उनको लगातार मिलता जा रहा था। जैसे कि आपको मालूम है कि पीछे सेबी के एक स्टडी से पता लगा था कि लगभग 90% लोग फ्यूचर ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स, और 10% ही फायदा उठाते हैं। 10% में से भी जो एफआईज हैं और डीआईज हैं उनको ही मैक्सिमम फायदा मिलता था इस रिटेलर्स के लॉस से। तो ऑप्शन और फ्यूचर में जहां एक और एफआईज और डीआईज और बाकी इंस्टीट्यूशंस फायदा उठा रहे थे और 25% से लेकर के 100% तक का प्रॉफिट कमा रहे थे, वहाँ रिटेलर्स अपना लॉस कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने 3-4 स्टेप्स अभी उठाए हैं, जिससे कि रिटेल ट्रेडर्स का फायदा होगा। जो पहला स्टेप है, जो कि बैंक निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग थी, ऑप्शन वीकली एक्सपायरी थी, उसको बंद कर दिया। अब वो मंथली एक्सपायरी होगी। उसी ढंग से जो है वो दूसरा स्टेप ये लिया गया है कि लॉट साइज बढ़ा दिया गया है, ताकि जो नए-नए जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो कि इमोशंस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं बिगर नॉलेज के, तो उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए, वो एकदम से उसमें एंटर ना हो पाए। तीसरा जो स्टेप है, वो सेबी द्वारा ये एल्गो ट्रेडिंग को रिटेल ट्रेडर्स को भी परमिट करना है, जिससे कि उनको भी उसका फायदा मिल पाए। दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग का आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि एल्गो ट्रेडिंग से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो एक टाइम किसी न किसी समय या 1 या 2 टाइम जो ट्रेडिंग टाइम होता है, उसमें अपने प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उस समय ज़्यादातर टर्मिनल बंद हो जाते हैं और रिटेलर्स को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपना प्रॉफिट बुक कर पाएँ। जब तक कि रिटेलर्स के सामने वो टर्मिनल खुलते हैं, तब तक एल्गो ट्रेडिंग से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट को रिवर्स डायरेक्शंस में पहुँचा देते हैं, जिससे कि रिटेलर अपना प्रॉफिट बुक करने की स्थिति में नहीं रह पाते और उनको लॉस उठाना पड़ता है अल्टीमेट। ये पिछले काफ़ी समय से यही चल रहा है। पिछले 10-15 सालों से यही एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से कि काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं भारतीय शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और उसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस फायदा उठा रहे हैं और रिटेलर्स को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, सेबी द्वारा ये जो हाल के कदम उठाए गए हैं, इससे शेयर मार्केट में जो ये वॉलेटिलिटी है, वो भी कंट्रोल होगी और जो स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएँगी, जिसकी वजह से शेयर मार्केट को जो प्रॉपर डायरेक्शंस हैं, वो मिल जाएँगी। लेकिन इन सभी स्टेप्स से करेक्शंस के भी चांसेस हैं, क्योंकि जब इस प्रकार के कंट्रोल किए जाते हैं किसी भी देश द्वारा, तो जो एफआईज और डीआईज हैं, जो मौके का फ़ायदा उठा रहे थे, वो धीरे-धीरे अपना बिज़नेस एक्टिविटीज़ कम कर देंगे या एफआईज तो यहाँ से दूसरे देश में ट्रांसफ़र हो जाएँगे, जहाँ पर उनको ये इस प्रकार के मैनिपुलेशन करने का मौका मिलेगा। अभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारत में जो शेयर मार्केट में करेक्शंस का दौर है, 1-2 क्वार्टर तक चलता रहेगा, क्योंकि अभी जो हिंदुस्तान में जो कंपनीज़ की जो शेयर के वैल्यूएशन है, वो ज़्यादा है और यील्ड का लेवल काफ़ी कम नज़र आया है। जो पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट्स थे, वो भी बहुत उत्साहजनक नहीं थे और अगले 1-2 क्वार्टर तक भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। ऐसा लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में ही भारतीय अर्थव्यवस्था अपने ढर्रे पे आएगी और उसके बाद कंपनीज़ अच्छा रिज़ल्ट देना शुरू करेंगी। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो ये करेक्शंस का दौर है, ये खत्म हो कर के भारतीय शेयर बाज़ार नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।
दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और यदि कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक पेंशन्स के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे